नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 8वीं क्लास है, जिसके आज हम पहले पार्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश वन संपदा एवं पर्यावरण, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वन संपदा एवं प्रमुख वन संस्थान, मध्य प्रदेश वन नीति 2005 जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पर्यावरण और पर्यावरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु गठित संगठन। के बाद वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर वन क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा 94,689.38 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र है। और यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में वृक्षावरण कितना है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में अगर वृक्षावरण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में 7,087 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपसे वनावरण पूछा जाता है तो 77,522 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में वनावरण है और 7,087 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के वनों के बारे में शॉर्ट में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वन संपदा की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल है 94,689.38 हजार वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.71% है। याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.71% पर वन है। राज्य की कुल वन क्षेत्र 66% आरक्षित वन है। कुल वन क्षेत्र का 66% आरक्षित वन है, 33% संरक्षित वन है एवं 2% क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है या अन्य वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मंडला जिले में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मंडला जिले में सर्वाधिक मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा ऑप्शन दिए हैं बांस, सागौन और खैर। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इनके बारे में अपन आगे काफी विस्तार से डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में। वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वन काफी संपन्न है। राज्य के वनों से निम्नलिखित वन उपजें एकत्रित की जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं सागौन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में सागौन के वृक्ष 18,332.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। सागौन के वन 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाली काली मृदा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी इमारती है, जो घरों और लकड़ी के सामान बनाने में काम आती है। नर्मदापुरम जिले की बोरी घाटी में यह वृक्ष अधिक पाए जाते हैं या सर्वाधिक पाए जाते हैं। याद रखिएगा, नर्मदापुरम जिले की बोरी घाटी में। फिर है साल के वृक्ष, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश देश के 50% साल वृक्ष होते हैं, याद रखिएगा। राज्य के कुल वन क्षेत्र की 16.4% क्षेत्र में साल के वन पाए जाते हैं। साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में एवं इमारती लकड़ी के रूप में होता है। यह काफी पूछा जाता है, रेलवे के स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, साल वृक्ष की लकड़ी का। और मध्य प्रदेश में देश की कुल साल का 50% वृक्ष मध्य प्रदेश में होते हैं। यह प्रदेश के लाल और पीली मृदा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मंडला जिले में साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, परंतु साल के वृक्ष बोर नामक कीड़े से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फिर है बांस। राज्य में बांस दक्षिणी और पूर्वी जिलों में यथा शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा और नर्मदापुरम में पाए जाते हैं। बांस का प्रयोग अमलाई एवं नेपानगर के कागज कारखाने में किया जाता है। बालाघाट एवं नर्मदापुरम वनव्रत बांस के प्रमुख उत्पादक हैं। फिर है खैर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और बानबेर में कत्था बनाने के कारखाने हैं, जिन्हें खैर की लकड़ी शिवपुरी, गुना, मुरैना के वनों से मिलती है। राज्य में खैर जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, खैर की लकड़ी से कत्था बनता है।
और शिवपुरी और बाड़मेर में कत्था के कारखाने हैं। फिर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान राजधानी भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख वन संस्थानों के बारे में। संस्था का नाम है संजीवनी संस्थान और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसके अगर कार्य की बात की जाए तो वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है संजीवनी संस्थान। फिर है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जो कि जबलपुर में स्थित है और इसका मुख्य कार्य है पौधा रोपण हेतु शोध करना। फिर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह काफी पूछा जाता है। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य है वन उपज एवं वन प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण देना। फिर है वन राजकीय महाविद्यालय और इसका मुख्यालय बालाघाट में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य है वन संबंधी प्रशिक्षण देना। फिर है वन राजकीय महाविद्यालय, याद रखिएगा 2 वन राजकीय महाविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका मुख्यालय बैतूल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। इसका कार्य है वन संबंधी प्रशिक्षण देना। फिर है वन विकास निगम, इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य है वनों के संवर्धन एवं परिरक्षण करना। फिर है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, देश का पहला, मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया था और वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसका कार्य है इको पर्यटन को बढ़ावा देना और इसे आप चाहें तो स्टार मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न है संजीवनी संस्थान कहां स्थित है? तो याद रखिएगा संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है राजगढ़, झाबुआ, भिंड या शाजापुर। तो याद रखिएगा न्यूनतम वनों वाला जिला है शाजापुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 30.7% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग आरक्षित वन पाया जाता है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के कुल वनों के क्षेत्रफल में 65% भाग आरक्षित वन पाए जाते हैं। और अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा 65.4% कुल वन क्षेत्र का आरक्षित है। आइए जानते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों को प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आरक्षित वन। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र 61,886.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65.4% है। इन वनों में आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना दंडनीय अपराध माना जाता है। आरक्षित वन क्षेत्र में प्रशासकीय नियम अत्यंत कठोर होते हैं। सबसे अधिक आरक्षित वनों का अनुपात खंडवा वन वृत्त में तथा न्यूनतम छतरपुर वन वृत्त में है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा खंडवा वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। फिर है संरक्षित वन। राज्य में संरक्षित वन 31,098.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इन वनों का प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में होता है। इन वनों में पशुचारण, आवागमन एवं विशेष परिस्थितियों में अनुमति द्वारा वन काटने की या वृक्ष काटने की सुविधा रहती है। संरक्षित वनों का वितरण आरक्षित वनों का पूरक है। संरक्षित वनों का प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक राजगढ़ में एवं न्यूनतम उज्जैन में है, 0%, याद रखिएगा। यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि संरक्षित वनों का सबसे अधिक प्रतिशत कहां है? तो याद रखिएगा राजगढ़ में लगभग 100%। और सबसे कम कहां है? तो याद रखिएगा उज्जैन में 0%। या इस तरह भी पूछा जाता है कि 0% या ना के बराबर संरक्षित वन कहां है? तो याद रखिएगा उज्जैन में। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में आते हैं अन्य वन, या इसे ही अवर्गीकृत वन भी कहा जाता है। राज्य में अन्य वन 1705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र का 1.8% है।
इन वनों में पशुचारण, आवागमन एवं इच्छानुसार वन काटने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य में वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, परंतु जलवायु, मृदा, तापमान एवं वर्षा की विविधता के कारण वनों में विभिन्नता पाई जाती है। इन विविधताओं के आधार पर राज्य में वनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार राज्य के बालाघाट, दक्षिणी छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला और शहडोल वन वृत्तों में पाया जाता है। यह वन राज्य में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष थोड़े समय के लिए पत्तियों को गिराते हैं। अधिपादप, सदाबहार अथवा अर्ध सदाबहार होते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष है साल का, परंतु काली मृदा वाले क्षेत्रों में सागौन भी इन वनों में पाए जाते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शहडोल और जबलपुर वृत्तों के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तर और पश्चिमी बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर वन वृत्तों में फैले हुए हैं। इन वनों के वृक्ष पानी की कमी पूरा करने के लिए ग्रीष्म काल के पहले पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन इन वनों का मुख्य वृक्ष है, तथापि विस्तृत भाग पर मिश्रित वन फैले हुए हैं। फिर है कटीले वन। कटीले वन राज्य में मुख्य रूप से चंबल घाटी में फैले हुए हैं। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, फलस्वरूप इन क्षेत्रों में वनों की जगह कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से चंबल घाटी में, याद रखिएगा। फिर है उपोषण पतझड़ वन। यह वन सतपुड़ा एवं विंध्य की ऊंची चोटियों पर पाए जाते हैं। इनके वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। पचमढ़ी के आसपास इसी तरह के वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य भारत में तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य है, सर्वाधिक संग्रहण करने वाला राज्य, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं तेंदुपत्ते के बारे में। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा संग्रहक राज्य है। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाने के उद्योग मुख्यतः सागर, जबलपुर, शहडोल एवं सीधी में है। देश की बीड़ी उत्पादन का 60% लगभग मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। फिर है लाख। मध्य प्रदेश में लाख मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल तथा नर्मदापुरम के वनों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 40,000 टन लाख का उत्पादन होता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। फिर है हर्रा। हर्रा मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर एवं शहडोल के वनों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग चर्म शोधन के रूप में किया जाता है, हर्रा का, याद रखिएगा। फिर है गोंद। गोंद का उत्पादन ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा वन वृत्तों में किया जाता है। यह बबूल, हवड़ा एवं सैनियल आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाने में, पेस्ट उद्योग में, पेपर प्रिंटिंग में, दवा उद्योग में, कॉस्मेटिक आदि क्षेत्रों में किया जाता है, याद रखिएगा, गोंद का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1981 1981 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु गठित संगठनों के बारे में। सबसे पहले है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। इसकी स्थापना 5 जून 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना। फिर है आपदा प्रबंधन संस्थान, इसे आप डबल स्टार मार्क करिएगा। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1987 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करना। आपदा प्रबंधन संस्थान या ही डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है।
फिर है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसका उद्देश्य है विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में भिलाला वन उपज कहां से एकत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा भिलाला वन उपज छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां से एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए जानते हैं भिलाला के बारे में। भिलाला मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वन वृत्त से एकत्रित किया जाता है। इसका प्रयोग स्याही एवं पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है डेसिबल निम्न में से किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते हैं डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए अब जानते हैं पर्यावरण के संबंधित कुछ तथ्य एवं प्रश्नों को। पर्यावरण आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यावरण से भी आपके सिलेबस में प्रश्न आ सकता है और पर्यावरण का एक सेपरेट टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। पर्यावरण का अर्थ उस आवरण से है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें सभी जीवधारियों एवं अजैविक संघटकों के बीच एक प्राकृतिक संतुलन पाया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होने एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में क्षति होने को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को मुख्यतः 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले वायु प्रदूषण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें एक निश्चित अनुपात एवं निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक हस्तक्षेप के कारण इस अनुपात एवं मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं जीवाश्म ईंधन जिसमें सभी पेट्रोलियम एवं कोल आदि आते हैं, वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर या जंगलों में आग लगने के कारण, ज्वालामुखी आदि। वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से जीवों में विभिन्न तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। फिर है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण उस अवस्था को कहते हैं जब अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा बाढ़, भूकंप, अत्यधिक सिंचाई एवं किसी फसल विशेष की अत्यधिक कृषि के कारण भूमि की स्वाभाविक उर्वरकता नष्ट हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण भूमि अम्लीय या क्षारीय होकर अनउपजाऊ हो जाती है। फिर है जल प्रदूषण। मानव जनित क्रियाओं एवं प्राकृतिक कारणों से जल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं में अवनयन एवं गिरावट को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक प्रदूषण जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, कीटनाशक आदि। जल प्रदूषण से वनस्पतिक, जलीय जीव एवं मानव प्रदूषित होकर समस्त खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। फिर है ध्वनि प्रदूषण। सामान्यतः 60 डेसिबल से उच्च तीव्र वाली ध्वनि को अवांछित शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव के साथ साथ अन्य जीव एवं पेड़ पौधे भी असामान्य क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं विभिन्न कल कारखाने एवं यातायात आदि। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि से निकलने वाले विकिरण से उत्पन्न प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में वन राजकीय महाविद्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, बैतूल एवं ग्वालियर। तो याद रखिएगा बैतूल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और बालाघाट में स्थित है जिसकी स्थापना 1979 में 1979 में हुई थी। इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी और भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश वन नीति 2005 के बारे में। दोस्तों इसे आप स्टार मार्क करिएगा और इससे एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण वर्ष 1952 में किया गया था, किंतु बदलती परिस्थितियों के साथ साथ वन नीति में संशोधन आवश्यक हो गया। इसलिए प्रदेश सरकार ने वन नीति का निर्माण 4 अप्रैल 2005 में किया। वन नीति 2005 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए
वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिए वनों का प्रबंधन करना है। वन नीति 2005 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। लोक वानिकी तथा विस्तार वानिकी के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना का मुख्य उद्देश्य है। वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, अनियंत्रित चराई पर नियंत्रित करना, वन आपदाओं का संवहनीय विदोहन करना, वन सुरक्षा में स्थानीय समुदाय का अधिक से अधिक सहयोग सुनिश्चित करने और वन अपराधों के शीघ्र निराकरण के लिए जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना करना। इस पॉइंट को स्टार मार्क करिएगा। पूछा जा सकता है कि वन अपराधों के शीर्ष निराकरण के लिए जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना करने का या किसके तहत की गई थी, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश वन नीति 2005 के तहत। फिर है वन आश्रित समुदायों और भूमिहीनों के विकास तथा महिलाओं को सशक्तिकरण, जैव विविधता संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा देना। फिर है संवेदनशील क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था विकसित कर समूह गश्ती का प्रयास और वन कर्मियों को शस्त्र उपलब्ध कराना। तो यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। यह सब वन नीति 2005 के तहत की गई थी व्यवस्थाएं। फिर है स्थानीय लोगों की वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित निस्तार व्यवस्था को उपलब्ध कराना, वनों के अतिक्रमित क्षेत्र को शीघ्रता से सीमांकित करना तथा अतिक्रमण पर प्रभावी रूप से रोकथाम करना, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता प्रदान करना। यह सभी उसी की वन नीति 2005 के तहत किया गया था। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश वन उपज एक दृष्टि में। इससे भी एक न एक प्रश्न बनता है। सबसे पहले तेंदुपत्ता, इसका मुख्य क्षेत्र है जबलपुर, रीवा, सागर एवं शहडोल। प्रमुख उपयोग है बीड़ी बनाने में। फिर है लाख, इसका प्रमुख क्षेत्र है जबलपुर, नर्मदापुरम, सिवनी एवं शहडोल। इसका मुख्य उपयोग है औषधि में, चूड़ी उद्योग में एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने में। फिर है बांस, इसका प्रमुख क्षेत्र है शहडोल, सीधी, बैतूल एवं मंडला। इसका प्रमुख उपयोग है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सजावटी वस्तुएं बनाने में आदि। फिर है सागौन, इसका मुख्य क्षेत्र है जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा एवं मंडला। और आप सभी जानते हैं इसका प्रमुख कार्य है इमारती लकड़ी के रूप में। इसके अलावा फर्नीचर भी बनते हैं सागौन से, याद रखिएगा। फिर है साल, प्रमुख क्षेत्र है बालाघाट, मंडला, उमरिया, सीधी एवं शहडोल। इसका प्रमुख उपयोग है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, रेलवे स्लीपर बनाने में। इसके अलावा इमारती लकड़ी के रूप में भी साल के वृक्ष का उपयोग किया जाता है या साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। फिर है खैर, इसका प्रमुख क्षेत्र है शिवपुरी, मुरैना, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया एवं होशंगाबाद। इसके अलावा शिवपुर में भी होता है, याद रखिएगा। और शिवपुरी एवं बाड़मेर में कत्था बनाने के कारखाने हैं जहां खैर की लकड़ी उपयोग में आती है। इसके प्रमुख उपयोग हैं चर्म शोधन, कत्था, पेंट एवं औषधि उपयोग में, और मुख्य रूप से कत्था, याद रखिएगा। फिर है हर्रा, इसका प्रमुख क्षेत्र है शहडोल, मंडला, श्योपुर, बालाघाट। इसका प्रमुख उपयोग है सबसे पहले तो लोशन बनाने में, स्याही या इंक बनाने में, पेंट में, खाद्य सामग्री में, चर्म शोधन में एवं औषधि उद्योग में। फिर है भिलाला, इसका प्रमुख क्षेत्र है छिंदवाड़ा, और इसे भी आप स्टार मार्क करिएगा भिलाला के लिए। इसका उपयोग होता है स्याही बनाने में, पेंट उद्योग में। फिर है गोंद, इसका प्रमुख क्षेत्र है सीधी, शहडोल, मुरैना। इसका प्रमुख उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन, प्रिंटिंग, खाद्य सामग्री आदि। यह सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ तथ्य। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। राज्य में वर्ष 1980 से ही वनों की कटाई एवं जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। राज्य में विश्व बैंक की सहायता से 1995 से सामाजिक वानिकी परियोजनाएं चल रही हैं। यह दोनों ईयर याद रखिएगा, 1980 और 1995। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण के द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करना है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम विस्थापन कार्यक्रम, भारत इको विकास कार्यक्रम आदि कार्यक्रम अमल में लिए जा रहे हैं। पर्यावरण के बारे में जनमानस में जागरूकता लाने के लिए जिले स्तर पर पर्यावरण वाहिनी गठन की जा रही है या गठन की गई है।
इस प्रकार राज्य शासन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एमपीपीएससी प्री की स्पेशल मैराथन सीरीज की 8वीं वीडियो का पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने देखा मध्य प्रदेश का वन संपदा एवं पर्यावरण के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो के सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इसके पहले की 7 वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनसे संबंधित डिटेल्स को डिस्कस किया है। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।